国国广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की नीति कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत की जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने सीपीसी पोलित ब्यूरो के सम्मेलन की अध्यक्षता की। 2026 में स्पेस स्टेशन के इस्तेमाल और विकास व समानव चांद सर्वेक्षण आगे बढ़ाएगा चीन। और एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अपने मतभेदों को राजनयिक तरीके से सुलझाने का आह्वान किया। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो ने 27 फरवरी को सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें राज्य परिषद द्वारा 14वीं चीनी राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सभा यानी एनपीसी के चौथे पूर्णाधिवेशन में समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले 15वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे और सरकारी कार्य रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया। सीपीसी की केंद्रीय समिति के महासचिव शी जिनपिंग ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में कहा गया कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जटिल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और घरेलू सुधार, विकास व स्थिरता के कठिन कार्य के सामने शी जिनपिंग द्वारा केंद्रित सीपीसी की केंद्रीय समिति ने सभी नागरिकों के साथ पार्टी और देश के विकास में नई उपलब्धि हासिल की है। 5 सालों के प्रयास के बाद 14वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित मुख्य लक्ष्य और मिशन पूरे हो चुके हैं। चीन की आर्थिक, वैज्ञानिक और व्यापक राष्ट्रीय क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच गई है। चीनी शैली वाले आधुनिकीकरण के एक नए मजबूत कदम आगे बढ़े हैं। दूसरे शताब्दी लक्ष्य की ओर नई यात्रा की अच्छी शुरुआत हुई है। सम्मेलन में कहा गया है कि 15वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बुनियादी तौर पर समाजवादी आधुनिकीकरण की प्राप्ति के लिए आधार मजबूत करने और संपूर्ण प्रयास करने के लिए महत्वपूर्ण अवधि है। 15वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन चीन में उच्च गुणवत्ता वाला आर्थिक और सामाजिक विकास बढ़ाने और समाजवादी आधुनिकीकरण की प्राप्ति के लिए ज्यादा मजबूत आधार तैयार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में कहा गया है कि इस साल का सरकारी कार्य बेहतर बनाने के दौरान विकास की नई विचारधारा का पूर्ण कार्यान्वयन करना होगा। अधिक सक्रिय वित्तीय नीति और उचित रूप से ढीली मौद्रिक नीति लागू करने के साथ मजबूत घरेलू बाजार का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय खुलेपन का विस्तार कर व्यापक ग्रामीण पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया जाएगा। सम्मेलन में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। उधर 27 फरवरी को चीन के राज्य परिषद सूचना कार्यालय ने 2025 में एनपीसी के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों और सीपीपीसीसी के सदस्यों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य परिषद विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित प्रासंगिक स्थिति से अवगत कराने के लिए एक नियमित ब्रीफिंग आयोजित की। 2025 में राज्य परिषद के विभिन्न विभागों ने राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों से 8,754 सुझाव और चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के सदस्यों से 4,868 प्रस्तावों पर कार्रवाई की, जो कुल सुझावों और प्रस्तावों का क्रमशः 95.6% और 97.3% है और ये सभी कार्य समय पर पूरे किए गए हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सभी विभागों ने एनपीसी के प्रतिनिधियों से संबंधित नव संशोधित कानून और सीपीपीसीसी के प्रस्तावों पर कार्य करने संबंधी नव संशोधित विनियमों का गहन अध्ययन किया और उन्हें लागू किया। विभिन्न विभागों ने एनपीसी के प्रतिनिधियों और सीपीपीसीसी के सदस्यों द्वारा प्राप्त 4,900 से अधिक सुझावों और विचारों को अपनाया और 2,200 से अधिक संबंधित नीतियां और उपाय जारी किए। राष्ट्रीय विकास रणनीति को अनुकूलित करने, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के निर्माण का समर्थन करने, निवेश को स्थिर करने और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रयास करने, उच्च गुणवत्ता वाले विकास की गति और जीवंतता को प्रोत्साहित करने और लोगों की आजीविका में मौजूदा समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों को तेज करने में नई उपलब्धियां हासिल की गई हैं।
उधर चीनी समानव अंतरिक्ष उड्डयन परियोजना साल 2026 में स्पेस स्टेशन के इस्तेमाल और विकास व समानव चंद्र सर्वेक्षण दो मुख्य कार्यों को गहराई से आगे बढ़ाएगी ताकि अंतरिक्ष उड्डयन शक्ति के निर्माण में अधिक योगदान दिया जा सके। चीनी समानव अंतरिक्ष उड्डयन परियोजना कार्यालय ने हाल ही में चीनी अंतरिक्ष उड्डयन कार्य की ताजा स्थिति की चर्चा में यह बात कही। परिचय के मुताबिक वर्तमान में चीनी स्पेस स्टेशन का कक्षा पर स्थिर संचालन चल रहा है और वह अच्छी भूमिका निभा रहा है। समानव चंद्र सर्वेक्षण परियोजना के चांद पर लैंडिंग के लिए विभिन्न अनुसंधान और निर्माण कार्य सुचारू ढंग से चल रहे हैं और कई परिणाम हासिल हुए हैं। 2026 में चीन 2 बार समानव अंतरिक्ष उड़ान भरेगा और 1 बार कार्गो अंतरिक्ष यान का सप्लाई कार्य करेगा। हांगकांग और मकाओ क्षेत्र के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इस साल स्पेस स्टेशन जाने की संभावना होगी। शंचो 23 अंतरिक्ष यान के क्रू दल में एक क्रू मेंबर स्पेस स्टेशन में 1 साल तक ठहरेगा। 2030 से पहले चांद पर पहली बार चीनियों के उतरने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अब चीन का समानव चंद्र सर्वेक्षण कार्य स्थिरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक लॉन्ग मार्च 10 वाहन रॉकेट, मंगचो समानव अंतरिक्ष यान, राइनयुए लूनर लैंडर आदि मुख्य उड़ान उत्पादों का अनुसंधान अच्छी तरह से चल रहा है। उधर 26 फरवरी को चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 2025 में चीन के नागरिक परिवहन हवाई अड्डे 3 संकेतकों में नई ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचे, जिन्होंने पूरे साल 15,290.4 लाख यात्रियों, 218.6 लाख टन कार्गो और मेल व 124.48 लाख एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंडिंग को हैंडल किया, जो साल दर साल क्रमशः 4.8%, 9% और 0.4% की बढ़ोतरी दर्शाता है। नागरिक उड्डयन प्रशासन ने उसी दिन 2025 राष्ट्रीय नागरिक परिवहन हवाई अड्डा उत्पादन सांख्यिकी बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन से पता चलता है कि 2025 के आखिर तक चीन में 270 प्रमाणित परिवहन हवाई अड्डे थे, जिनमें से 266 में नियमित उड़ानें थी, जो 261 शहरों को सर्विस दे रही हैं। यात्री थ्रूपुट के संदर्भ में 2025 में 41 परिवहन हवाई अड्डों ने 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को हैंडल किया, जो सभी घरेलू परिवहन हवाई अड्डों के कुल यात्री थ्रूपुट का 83.7% था। कार्गो और मेल थ्रूपुट के बारे में 2025 तक 35 परिवहन हवाई अड्डों का कार्गो और मेल थ्रूपुट 1 लाख टन से ज्यादा रहा, जो सभी घरेलू परिवहन हवाई अड्डों के कुल कार्गो और मेल थ्रूपुट का 93.6% था। उधर पेइचिंग समय के मुताबिक 27 फरवरी को चीन के राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन ब्यूरो ने आंकड़े जारी किए कि जनवरी 2026 के अंत तक पूरे चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचनाओं की कुल संख्या 2 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है, जिसमें पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 49.6% का इजाफा दर्ज किया गया है। इनमें से सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाओं की कुल संख्या 48.1 लाख पहुंची, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 31.2% का इजाफा हुआ है, जबकि निजी चार्जिंग सुविधाओं में कुल संख्या 1.5897 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 56% ज्यादा है। उधर 26 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रवक्ता के माध्यम से मीडिया को जानकारी दी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया सीमा पार संघर्ष पर चिंता जताई। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की खबरों पर करीब से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने इस बारे में चिंता जताई। गुटेरेस ने सभी संबंधित पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और नागरिक सुरक्षा को प्रभावी ढंग से रक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने संबंधित पक्षों से अपने मतभेदों को राजनयिक तरीके से सुलझाने का भी आग्रह किया है। उधर 27 फरवरी को पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारा सब्र का बांध टूट चुका है, अब यह हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है। पड़ोसी देश होने के नाते हम अफगानिस्तान को अंदर और बाहर से जानते हैं। उधर यूरोपीय धोखाधड़ी रोधी कार्यालय ने कहा है कि यूरोपीय आयोग के अनुरोध पर अमेरिका में पूर्व ब्रिटिश राजदूत पीटर मेडल्सन की जांच जारी है, जो एप्स्टीन मामले में शामिल है। पीटर मेडल्सन साल 2004 से 2008 तक यूरोपीय आयोग में व्यापार आयुक्त रहे थे। हाल ही में जारी किए गए दस्तावेजों के मुताबिक पीटर मेडल्सन ने 2010 में एप्स्टीन को 500 अरब यूरो की बेल आउट योजना के बारे में पहले से बता दिया था। इस जनवरी के अंत में अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने एप्स्टीन मामले से जुड़े 30 लाख से ज्यादा पेज के दस्तावेज जारी किए हैं। ब्रिटिश समाज पीटर मेडल्सन और जेफरी एप्स्टाइन के बीच घनिष्ठ संबंधों से परेशान है।
इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। चीनी कहानी सुनने के लिए आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्राचीन नीति कथाएं। आज की पहली कहानी का शीर्षक है बैल का वध। इसे चीनी भाषा में फाओतिंग चिए न्यो कहा जाता है। इसमें फाओतिंग रसोईया है, जबकि चिए एक क्रिया शब्द है जिसका अर्थ काटना या टुकड़ा बनाना होता है और न्यो का अर्थ है बैल। कुल मिलाकर कहा जाए तो फाओतिंग चिए न्यो का अर्थ निकलता है कि रसोईया द्वारा मरे हुए बैल की चीर फाड़ करना। इसे हम संक्षिप्त में यहाँ बैल का वध कहते हैं। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। कहते हैं कि प्राचीन समय में लियांग राजवंश का राजा हुएवांग एक दिन रसोई में आ गया। उसने देखा कि एक रसोईया मरे हुए बैल की चीर फाड़ कर रहा था। रसोईया बड़ी कुशलता से काम कर रहा था। चाकू बैल के शरीर के अंदर चलाते ही मांस और हड्डी एक दूसरे से अलग हो गए। हुएवांग ने रसोई की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारा कौशल वाकई लाजवाब है। इस पर रसोई ने कहा, मेरा यह कौशल वर्षों के कड़े परिश्रम का फल है। शुरू में मुझे पूरा एक बैल दिखाई देता था। मैं नहीं जानता था कि बैल के अंगों को आपस में अलग करने近亲因为近亲的其实概率很低，那大部分是这种概率的，就是携带者在人群中恰好碰在一起了。因为比如说我刚刚举的本孕成长症，本孕成长症在人群中的携带的频率可以达到1/50，就每50个人会有。की शारीरिक संरचना पूरी तरह से पता है। रसोई ने फिर कहा, मेरा चाकू बैल के शरीर में प्रवेश कर गया तो वह बैल की शारीरिक संरचना के अनुसार हड्डियों के बीच खुली जगहों पर काम कर रहा है। जहां उससे चाकू से अलग नहीं किया जा सकता है वहां मैं नहीं काटता हूँ। एक अच्छा रसोईया वह है जिसका चाकू कम से कम 1 साल तक चलता है, क्योंकि उसका चाकू मांस काटने के लिए तैयार होता है। लेकिन घटिया रसोइये का चाकू महीने भर में ही बदलना पड़ता है, क्योंकि वह उसके चाकू से हड्डी पर चोट करता है, जिससे चाकू की धार आसानी से खराब हो जाती है। मेरे हाथ में जो चाकू है, मुझे इसका इस्तेमाल करते हुए 19 साल हो चुके हैं और इससे मैंने कई बैलों का वध किया है। फिर भी इसकी धार नए चाकू की तरह तेज है। इसकी वजह यह है कि बैलों की हड्डियों के बीच खुली जगह होती है। चाकू की धार बहुत पतली होती है। पतला चाकू जब हड्डियों के बीच घुसता है और सही कंट्रोल से ऐसा लगता है कि चाकू चलाने के लिए हड्डियों के बीच बहुत बड़ी खुली जगह मौजूद है। इस काम के बारे में बात करना तो आसान है, पर इसे करना बहुत मुश्किल होता है। अधिक हड्डियों की जगह पर मैं हमेशा सावधानी से चाकू चलाता हूँ। उसके अंदर सटीक ढंग से चाकू घुमाता हूँ और एक हल्की चोट कर हड्डी अलग कर देता हूँ। देखने में लगता है मानो मिट्टी का ढेर जमीन पर पड़ गया हो। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने परिश्रम का फल इस नजर से देखता हूँ, मानो एक कलात्मक वस्तु की सराहना हो रही हो। फिर मैं चाकू को साफ करता हूँ और अच्छी तरह सुरक्षित रख देता हूँ। रसोई की इस तर्कसंगत व्याख्या पर राजा हुएवांग को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने रसोई की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बातें भी लाजवाब हैं, इसमें बहुत से तर्क हैं। तो श्रोता दोस्तों, अभी आपने जो नीति कथा सुनी उसका नाम था बैल का वध। इसे चीनी भाषा में फाओतिंग चिए न्यो कहा जाता है। इसमें फाओतिंग रसोईया है, जबकि चिए एक क्रिया शब्द है जिसका अर्थ काटना या टुकड़ा बनाना होता है और न्यो का अर्थ है बैल। कुल मिलाकर कहा जाए तो फाओतिंग चिए न्यो का अर्थ निकलता है कि रसोईया द्वारा मरे हुए बैल की चीर फाड़ करना। इसे हम संक्षिप्त में यहाँ बैल का वध कहते हैं। इस नीति कथा से यह पता चलता है कि हर चीज का अपना नियम होता है। उस पर अधिकार करने से बहुत लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अभी आपने सुनी बैल का वध, यानी चीनी भाषा में फाओतिंग चिए न्यो शीर्षक नीति कथा। चलिए आज के कार्यक्रम में पेश की जा रही है नीति कथा, जिसका शीर्षक है सोने की चोरी। इसे चीनी भाषा में ची रंग फाओचिन कहा जाता है। इसमें पहला शब्द ची, अभी अभी समाप्त हुई दूसरी नीति कथा शेफू शान्यो का पहले शब्द छी का उच्चारण एक है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। यहाँ छी प्राचीन युद्धरत राज्य में छी राज्य का नाम है। दूसरा शब्द रंग का अर्थ है मानव या मनुष्य, तो छी रंग का अर्थ निकलता है छी राज्य के लोग। तीसरे स्थान पर थो एक क्रिया शब्द है, इसका अर्थ है चुराना और अंतिम शब्द चीन का अर्थ है सोना। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। प्राचीन काल में छी राज्य का एक आदमी था। वह रोज सोने चांदी के बारे में ही सोचता रहता था। दिन में वह सोने के बारे में सोचता था और रात में उसे सोने के ही सपने आते थे। एक दिन वह सुबह बहुत जल्दी उठ गया और कपड़े पहनकर बाजार पहुंचा। वह सीधे सोना बेचने वाली दुकान में गया और वहां से सोने का एक बड़ा टुकड़ा छीनकर बाहर चला गया। वह कुछ दूर भी नहीं भाग पाया और उसे लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद उसे मुखिया के सामने ले जाया गया। मुखिया ने उससे पूछा, भरी भीड़ में तुम्हें दूसरों का सोना छीनने की हिम्मत कैसे आई? इसका कारण बताओ।
छी राज्य के इस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब मैं सोना चोरी कर रहा था तो मुझे सिर्फ सोना ही दिखाई दिया, मुझे वहां खड़े लोग नजर नहीं आए। दोस्तों अभी आपने जो कहानी सुनी उसका नाम था सोने की चोरी। इसे चीनी भाषा में शी रैन थू चीन कहा जाता है। इसमें छी चीन के प्राचीन युद्धरत राज्य में एक राज्य का नाम है। दूसरा शब्द रन का अर्थ लोग या व्यक्ति से है, तो छी रन का अर्थ निकलता है छी राज्य के लोग। तीसरा शब्द थो का अर्थ चुराना और चौथे शब्द चीन का अर्थ सोना है। इस नीति कथा का पात्र बड़ा लोभी था। चोरी के समय सोने के अलावा उसे दूसरी कोई भी चीज नजर नहीं आई। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। इसका शीर्षक है आसमान नीचे गिरने का डर। इसे चीनी भाषा में शी रन यो थियन कहा जाता है। इसमें तीसरी टोन में शब्द छी प्राचीन काल में एक छोटे से राज्य का नाम है। रन का अर्थ लोग या व्यक्ति से है। शी रन का अर्थ निकलता है छी राज्य के लोग। तीसरे शब्द यो का अर्थ है चिंता होना और थियन का मतलब है आसमान। कुल मिलाकर कहा जाए तो शी रन यो थियन का अर्थ होता है छी राज्य के व्यक्ति को आसमान के प्रति चिंता है। तो वह आसमान के प्रति क्यों चिंतित है और कैसे, आइए सुनते हैं कहानी। प्राचीन काल में चीन में छी नाम का एक छोटा सा राज्य था। इस राज्य में एक आदमी हर चीज को शंका की नजर से देखता था। उसे डर था कि कहीं आसमान ऊपर से नीचे गिर गया तो कहीं वो इसके नीचे दबकर मर तो नहीं जाएगा। तो कभी उसे लगता था कि कहीं जमीन अंदर धंस तो नहीं जाएगी और वह उसमें दफन तो नहीं हो जाएगा। रोज भय और शंका से परेशान होने के कारण वह खाना नहीं खा पा रहा था और रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसकी यह मानसिक दशा पड़ोसियों को भी पता चल गई। उसकी इतनी चिंता को देखकर एक पड़ोसी उसकी हेल्थ के बारे में बहुत चिंतित हुआ और उसने उसे समझाया, आसमान वायुमंडल है, वायु सर्वव्यापक है, हमारा सांस लेना वायु से जुड़ा है और हम हर क्षण उसमें रहते हैं, तो बेवजह चिंता क्यों करनी है कि आसमान गिर पड़ेगा। उस व्यक्ति ने पड़ोसी के तर्क पर संदेह व्यक्त करते हुए पूछा, यदि आपका कहना सही है कि आसमान वायु का मंडल है तो सूरज, चंद्रमा और तारे गिरकर नीचे नहीं आ जाएंगे। पड़ोसी व्यक्ति ने कहा, वे नहीं गिरेंगे। सूरज, चंद्रमा और तारे वायुमंडल में रोशनी देने वाली चीजें हैं, वे नहीं गिर सकती। हाँ, अगर वे कभी नीचे गिर भी गए तो हमें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। परेशान व्यक्ति ने फिर पूछा, अगर जमीन नीचे धंसी तो बड़ी आफत आ जाएगी ना। पड़ोसी बोला, धरती मिट्टी से बना हुआ बड़ा खंड है, चारों दिशाओं में भूखंड मिलते हैं। आप रोज जमीन पर चलते फिरते हैं और तरह तरह का काम करते हैं, वह कभी टूटकर नहीं रहती, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी की बातें सुनकर छी राज्य के व्यक्ति ने बड़े राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल में दबा शंका का बोझ हट गया। उसकी निश्चिंतता देखकर पड़ोसी को भी बड़ी खुशी हुई। आपने जो नीति कथा सुनी उसका नाम था आसमान नीचे गिरने का डर। इसे चीनी भाषा में शी रन यो थियन कहा जाता है। इसमें तीसरी तौर में शब्द छी प्राचीन काल में एक छोटे से राज्य का नाम है। रन का अर्थ लोग या व्यक्ति से है। शी रन का अर्थ निकलता है छी राज्य के लोग। तीसरे शब्द यो का अर्थ है चिंता होना और थियन का मतलब है आसमान। नीति कथा से बने कहावत का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई अकारण किसी बात पर चिंतित होता है। चीनी भाषा में इस कहावत को शी रन यो थियन कहते हैं। श्रोता दोस्तों, अभी आपने सुनी आसमान नीचे गिरने का डर, यानी चीनी भाषा में शी रन यो थियन नाम की कहानी। आज के प्रोग्राम में हम जो कहानी पेश करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है 1000 सोने के सिक्कों से घोड़े का सिर खरीदा। इसे चीनी भाषा में छियन चिन माय मा शौ कहा जाता है। इसमें छियन संख्या शब्द 1000 है। चिन का अर्थ है सोना या स्वर्ण, जबकि माय का अर्थ है खरीदना, मा का अर्थ है घोड़ा और शौ का अर्थ है सिर। तो आइए दोस्तों सुनते हैं यह कहानी। प्राचीन समय में एक राजा था। उसने सोने के 1000 सिक्कों से ऐसा घोड़ा खरीदने की घोषणा की जो रोज 500 किलोमीटर दौड़ सकता हो। राजा की घोषणा को 3 साल बीत गए, लेकिन ऐसा कोई भी बढ़िया घोड़ा नहीं मिला। इस बात से राजा बहुत परेशान हुआ। एक दिन राजा के एक सेवक ने उससे अनुरोध किया, महाराज आप मुझे घोड़े की तलाश करने भेजें, मैं इस समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। राजा बहुत खुश हुआ और उसने सेवक को 1000 सोने के सिक्के खर्च के लिए दिए। राजा के सेवक ने देश के कोने कोने पर छापा मारा और 3 महीनों का समय गुजारकर पता लगाया कि कहाँ रोजाना 500 किलोमीटर दौड़ने वाला घोड़ा मिल सकता है। उसे ऐसे घोड़े का पता लग गया।
लेकिन दुर्भाग्य से वह घोड़ा अधिक उम्र की वजह से मर गया। अब क्या हो? सेवक ने काफी दिमाग खपाया और 500 सोने के सिक्कों से उस घोड़े का सिर खरीद लिया। घोड़े का सिर राजा को भेंट किया गया। मरे हुए घोड़े का सिर देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। मैं ऐसा बढ़िया घोड़ा चाहता हूँ जो रोज 500 किलोमीटर का सफर तय कर सके, लेकिन तुम मेरे लिए मरे हुए घोड़े का सिर लाए हो, वह भी 500 सोने के सिक्के देकर। सेवक ने बड़े आराम से कहा, महाराज आप क्रोधित न होइए, 500 किलोमीटर दौड़ने वाला घोड़ा ढूंढना मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति ऐसे घोड़े को नहीं बेचना चाहता है। राजा द्वारा 500 सोने के सिक्कों से ऐसे घोड़े का सिर खरीदे जाने की खबर अगर चारों ओर फैल गई और लोगों को पता लग गया कि उनका राजा 500 किलोमीटर दौड़ सकने वाला घोड़ा चाहते हैं, तो एक न एक दिन कोई व्यक्ति राजा को जरूर ऐसा घोड़ा भेंट करेगा। सेवक की बात सच निकली। 1 साल के भीतर ही विभिन्न स्थानों से राजा को 3 दुर्लभ घोड़े भेंट किए गए। अभी आपने जो नीति कथा सुनी उसका नाम था 1000 सोने के सिक्कों से घोड़े का सिर खरीदा। इसे चीनी भाषा में छियन चिन माय मा शौ कहा जाता है। इसमें छियन संख्या शब्द 1000 है, चिन का अर्थ है सोना या स्वर्ण, जबकि माय का अर्थ है खरीदना, मा का अर्थ है घोड़ा और शौ का अर्थ है सिर। यह कथा उस वक्त लिखी गई थी जब चीन के युद्धरत काल में यान राज्य युद्ध में हार गया था। यान राज्य का राजा देश का पुनरुत्थान करना चाहता था। उसने कोहुए नाम के अपने एक सेवक से देशोद्धार का उपाय पूछा, तो कोहुए ने राजा को उपरोक्त कथा सुनाई और यह सलाह दी, महाराज आप मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को पदोन्नति दे दें। इससे देश विदेश के प्रतिभाशाली लोगों को मालूम हो जाएगा कि महाराज सही मायने में प्रतिभा का सम्मान करते हैं और उनकी मदद चाहते हैं, तो वे दूर दूर से आपके पास आ पहुंचेंगे और आपको मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली और सुयोग्य व्यक्ति मिल जाएंगे। हाँ तो श्रोता दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि इस तरीके से यान राज्य को तमाम सुयोग्य लोग मिल गए और वह शक्तिशाली हो गया। अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जैन। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं टी शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब वानर राज को स्वर्ण रज्जु में जकड़ लिया जाता है तो वह छटपटाने लगता है और शुकर उसे ताना मारने लगता है कि तुम हमें बचाने की बात कर रहे थे, बल्कि तुम तो खुद ही उनकी कैद में आ गए हो। यह सुनकर वानर कहता है कि मैं रूपांतरण जानता हूँ और जल्दी ही यहाँ से निकलकर तुम सभी को बचा लूंगा। उसके बाद वानर राज खुद को बदल देता है एक छोटे से दास में, जो कि बड़े दानव राज और छोटे दानव राज की सेवा में हाजिर रहता है और अपनी जगह एक नकली वानर राज को वहाँ लटका देता है। उसके बाद वह दरवाजे पर चीखम चिल्ली करने लगता है कि मैं नवदीक्षित सुन का भाई हूँ और उसे आजाद करवाने आया हूँ, जिसके साथ युद्ध करने के लिए छोटा दानव राज तैयार हो जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। दानव अपनी निधि लेकर हवा में ऊपर जा उड़ा और वहाँ उसे औंधा रखकर उसने आवाज लगाई, नवदीक्षित सुन। वानर को उत्तर देने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा, अगर मैंने जवाब दे दिया तो वह कुएं के अंदर मुझे भर लेगा। दानव पूछने लगा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वानर ने बताया, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, तुम जरा जोर से आवाज लगाओ। दानव ने फिर से पुकारा, नवदीक्षित सुन। नीचे खड़े वानर ने उंगलियां चटखाई और सोचा, मेरा असली नाम तो सुनुखुन है, नवदीक्षित सुन तो मेरा उपनाम है। असली नाम से पुकारे जाने पर तो तुम्बा मुझे अपने में भर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से उपनाम के आधार पर तो ये तुम्बा मुझे नहीं भर पाएगा। अब खुद पर और ज्यादा देर लगाम न लगा पाने की वजह से इस बार उसने जवाब दे ही दिया। हवा की सरसराहट के साथ उसे तुम्बे में भर लिया गया। असल में तुम्बे को नाम के असली या नकली होने से कोई जवाब नहीं पड़ता था, उसके लिए तो जवाब ही काफी था। महान मनीषी ने तुम्बे के अंदर घटाटोप अंधेरा पाया। उसने सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर इतना भिजा हुआ था कि वह जरा सा भी हिल डुल नहीं सका। अब वह बहुत परेशान हो उठा। वह सोचने लग गया, पर्वत पर जिन 2 पिशाचों से मैं मिला था, उन्होंने मुझे बताया था कि जिसे भी तुम्बे या जेड पात्र में भर दिया जाता है वह 3.5 घंटे बाद मवाद बन जाता है। लगता है मेरी भी वही हालत हो जाएगी।
फिर उसने दूसरे ढंग से सोचना शुरू कर दिया। ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल मवाद नहीं बनूंगा। 500 साल पहले जब मैंने स्वर्ग में उत्पात मचा दिया था, परमपिता लाओची ने मुझको अपनी अष्ट त्रिभुज भट्टी में डालकर 49 दिन तक आग में रख छोड़ा था। तभी से मेरा हृदय और यकृत स्वर्ण के, फेफड़े चांदी के, सिर पीतल का, पीठ लोहे की, आंखें अग्नि की और उनकी कनिकाएं स्वर्ण की हो गई है। इसलिए 3.5 घंटों में तो मुझे मवाद नहीं बनाया जा सकेगा। मैं इस दानव को मुझे गुफा के अंदर ले जाने दूंगा, देखता हूँ कि वह क्या करता है। वानर को अंदर ले जाकर छोटा दानवराज बोला, भाई साहब, मैंने उसको पकड़ लिया है। वरिष्ठ दानवराज ने पूछा, किसको? छोटे दानवराज ने बताया, मैंने नवदीक्षित सुन को अपने तूंबे में भर लिया है। वरिष्ठ दानवराज बोला, बैठो मेरे प्यारे भाई, बैठ जाओ, जरा सा भी हिलना मत। हमें इस तूंबे को तब तक हिलाते रहना चाहिए जब तक इसके अंदर से सरसराहट न सुनाई देने लग जाए, तभी इस तूंबे पर लगी पर्ची उखाड़ना सही होगा। यह सुनकर वानर आश्चर्य में पड़कर सोचने लगा, अंदर से सरसराहट सुनाई देने तक भला ये मेरे शरीर को कैसे हिलाते रहेंगे? जब तक मैं अंदर पड़ा प्रवहमान द्रव नहीं बन जाऊंगा, इन्हें कोई सरसराहट सुनाई देगी ही कैसे? ठीक है, मैं मूत्र त्याग कर देता हूँ, तब हिलाएंगे तो इन्हें मूत्र की सरसराहट सुनाई दे जाएगी। फिर ये जरूर ही तूंबे पर लगी पर्ची और उसका ढक्कन उखाड़ देंगे और मैं चट से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यूँ तो मूत्र त्याग करना ठीक ही लगता है, परंतु उससे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसकी अपेक्षा तो यही अच्छा रहेगा कि जब वे मुझे हिलाएं, मैं अपने मुंह से थूक भर लूं और जोर जोर से सरसराहट कर उसे बाहर थूकता रहूं, ताकि वे भ्रम में पड़कर तूंबे का मुंह खोल दें। बस फिर मैं तुरंत ही बाहर निकल जाऊंगा। ये निश्चय कर महान मनीषी तैयार हो गया, लेकिन उन दोनों दानवराजों को तूंबा हिलाने से ज्यादा अधिक मदिरा की प्यास लग रही थी। तो वानर ने उन्हें हिलाने का, भुलावा देने का उपाय सोच निकाला। उसने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान, मेरे टखने तो मवाद बन गए। फिर भी दानवों ने तूंबा नहीं हिलाया। इस पर वह फिर चीखा, ओ माँ, अब तो मेरी कमर भी गायब हो गई। यह सुनकर वरिष्ठ दानवराज कहने लगा, अगर वह कमर तक मवाद बन चुका है तो अब उसे खत्म हुआ ही समझो। अब तुम पर्ची उखाड़ दो, जरा हम भी तो उसे देख लें। यह सुनते ही महान मनीषी ने एक और रोम उखाड़ लिया और आदेश देकर उसे अपने शरीर के आधे भाग में बदल डाला। उस आधे भाग को उसने तूंबे के तले में ही छोड़ दिया। फिर खुद को एक नन्हे कीड़े में बदलकर वह तूंबे के मुंह के पास आ बैठा। जैसे ही छोटे दानवराज ने पर्ची उखाड़ी, वह बाहर उड़ निकला और एक बार पृथ्वी पर लौट लगाकर उसने वृद्धा राजमाता को आमंत्रित करने जाने वाले सागर ड्रैगन का रूप धारण कर लिया। इसी छद्म वेश में वह जाकर एक किनारे खड़ा हो गया। वरिष्ठ दानवराज ने तूंबे का ताक खोलकर अपनी गर्दन बढ़ाकर वानर के आधे शरीर को तूंबे के अंदर चक्का काटते देखा। बिना ये समझे कि वह आधा भाग कृत्रिम था, वह डर गया और कहने लगा, भाई, इसे तुरंत बंद कर दो, जल्दी ही काग वापस लगा दो, वह अभी पूरी तरह से गला नहीं है। छोटा दानवराज ने काग लगा दिया। महान मनीषी अपनी चतुराई पर गदगद हो रहा था कि उन दोनों को यह पता ही नहीं चला कि वास्तव में वह कहाँ जा पहुंचा था। वरिष्ठ दानवराज ने मदिरा चषक को लबालब भर दिया और अत्यंत सम्मान पूर्वक उसे अपने दोनों हाथों में लेकर ये कहते हुए छोटे दानवराज की ओर बढ़ाया, कृपया मेरे हाथों से यह जाम स्वीकार करो। छोटे दानवराज ने जवाब दिया, भाई साहब, हम पहले ही बहुत पी चुके हैं, अब और ज्यादा तो मैं नहीं पी सकूंगा। इस पर वरिष्ठ दानवराज बोला, तुमने जो थांग भिक्षु शूकर और भिक्षु रेतात्मा को पकड़ा था, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन नवदीक्षित सुन को बंदी बनाकर उस तूंबे में भर लेने के तुम्हारे कृतित्व को मैं जरूर ही अभिनंदित करना चाहता हूँ, और इस उपलक्ष्य में तुम्हें मेरे हाथ से कुछ जाम तो स्वीकार करने ही पड़ेंगे। अपने बड़े भाई द्वारा इतना ज्यादा आदर और सम्मान दिखाए जाने पर कनिष्ठ दानवराज यानी छोटा दानवराज चषक स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन वह अभी तक जादुई तूंबा भी थामे हुए था और चषक को भी एक हाथ में लेना अशिष्टता होती। इसलिए उसने वह तूंबा सागर ड्रैगन की ओर बढ़ा दिया ताकि वह मदिरा चषक को दोनों हाथों से ले सके। उसे पता ही नहीं था कि वानर ही सागर ड्रैगन बना हुआ था। मदिरा पान कर लेने के बाद छोटे दानवराज ने भी अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान दिखाना चाहा, लेकिन बड़े दानवराज ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे साथ एक चषक और ले लूंगा। अब वे दोनों आपस में और ज्यादा विनम्रता दिखाने लग गए। वानर तूंबा थामे उन दोनों पर नजर गड़ाए खड़ा था। दोनों दानवराज गिनती भूलकर एक दूसरे को चषक पर चषक दिए चले जा रहे थे। वानर ने तूंबा अपने कपड़ों की बाह में खिसका लिया, फिर एक रोम उखाड़कर उसे तूंबे जैसा बदल दिया और दोनों दानवराजों की ओर बढ़ा दिया। ज्यादा मदिरा पान कर लेने की वजह से उन दोनों ने तूंबे का सूक्ष्मता पूर्वक निरीक्षण नहीं किया। अपनी निधि लेकर वे अपने अपने आसन पर जा बैठे और दोबारा मदिरा पान करने लग गए। अब महान मनीषी वहां से बाहर खिसक आया। वह निधि हथियाकर बहुत खुश होकर सोच रहा था, इन दोनों दानवराजों की जादुई शक्तियों के बाद भी अब ये तूंबा मेरा हो ही गया है।
दानव की निधि जीत कर उसे अपने वस्त्रों की बाह में खोज लेने के बाद वह गदगद होकर सोच रहा था, इस अधम दानव ने मुझे बंदी बनाने के लिए कितनी परेशानी उठाई, लेकिन उसके भी सारी कोशिशें जल में चंद्रमा को पकड़ने जैसी व्यर्थ साबित हुई। लेकिन मेरे लिए दानव को पकड़ना आग पर हिम पिघलाने जैसा ही आसान होगा। तुम्बे को अच्छी तरह छिपाकर वह बाहर खिसक आया और अपना मूल रूप धारण कर ऊंचे सुर में कहने लगा, पिशाचों, दरवाजा खोलो। दरवाजे पर खड़े पिशाचों ने कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? उसने जवाब दिया, जाकर अपने हतभागे राजाओं को तुरंत बता दो कि नवदीक्षित सुन यहाँ पहुँचा है। पिशाचों ने जल्दी ही अंदर जाकर सूचित किया, सम्राट, एक कोई नवदीक्षित सुन या ऐसे ही किसी नाम वाला दरवाजे पर खड़ा है। स्तंभित हुआ वरिष्ठ दानवराज बोला, भाई, ये तो बड़ी भयानक बात है। लगता है कि हमने इन नवदीक्षित सुनों का कोई छत्ता ही हिला डाला है। एक नवदीक्षित सुन देदीप्यमान स्वर्ण रज्जू से बंधा पड़ा है, दूसरा नवदीक्षित सुन तूंबे में बंद है, तो अब भला एक और नवदीक्षित सुन कहाँ से अटपका है? जरूर ही ये सब भाई भाई होंगे और वे सब एक एक कर यहाँ आते चले जा रहे हैं। छोटे दानवराज ने जवाब दिया, भाई साहब, आप जरा भी चिंता न करें, मैं इसे अपने तूंबे में 1000 लोगों को भर सकता हूँ। अभी तो केवल एक ही नवदीक्षित सुन को उसमें भरा है। अब आपको इस नवदीक्षित सुन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर देखता हूँ और उसे भी इसी तूंबे में भर लाता हूँ। वरिष्ठ दानवराज ने चेतावनी दी, भाई, बहुत सावधान रहना। अब कनिष्ठ दानवराज दरवाजे से निकलकर अपना तूंबा संभालते पिछले बार की तरह ही उदात्त और प्रभावशाली मुद्रा में बाहर आ गया। उसने तार सुर में चिल्लाकर पूछा, तू कहाँ से आया है और यहाँ आकर इतना गर्जन तर्जन करने का तुझको किसने कहा है? वानर ने जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? उसके बाद वानर ने अपने बारे में डींगे मारना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर दानव बोला, इधर आ, मैं तुझ पर वार नहीं करूंगा, मैं तो केवल तेरा नाम पुकारूंगा। क्या तू मुझे उसका जवाब दे सकेगा? वानर ने जवाब दिया, अगर तू मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेगा तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, लेकिन मेरे पुकारने पर क्या तू भी उसका जवाब देगा? दैत्य बोला, अगर मैंने तेरा नाम पुकारा तो याद रखना, मेरे पास एक जादुई तुम्बा है जिसमें लोग भर लिए जा सकते हैं। वानर ने कहा, एक तुम्बा तो मेरे पास भी है। दानव बोला, अगर तेरे पास कोई तुम्बा है तो मुझे दिखा। इस पर वानर ने अपने कपड़ों की बाहों से वह तुम्बा निकाल लिया और कहा, नीच दानव, ले देख ले। यह कहकर वानर ने वह तुम्बा अपने सामने लहराकर उसे वापस कपड़ों की बाह में रख दिया ताकि दानव झपट कर उसे ले लेने की कोशिश न कर सके। तुम्बा देखकर दानव को बहुत धक्का लगा। आश्चर्य में पड़ा वह सोचने लग गया, इसे ये तुम्बा कहाँ से मिल गया? ये तो बिल्कुल मेरे तुम्बे जैसा ही है। एक ही जाति के होने पर भी तुम्बों का आकार और विस्तार अलग अलग होता है, लेकिन ये तो हूबहू मेरे तुम्बे जैसा है। गुस्से में भर कर वह चीख कर वानर से पूछने लगा, नवदीक्षित सुन, यह तुम्बा तुझे कहाँ से मिला? वानर सच में नहीं जानता था कि वह तुम्बा कहाँ का था, इसलिए उसने उल्टा सवाल कर दिया, तुझे तेरा तुम्बा कहाँ से मिल गया था? बिना ये समझे कि ये तो अनुभव से सीखी हुई वानर की चाल थी, दानव उस तुम्बे का आदिकाल से सच्चा इतिहास सुनाने लग गया। वह बोला, जब आदिगर्भ पहली बार विभाजित किया गया था और जब आकाश को पृथ्वी से अलग किया गया था, उस समय परमपिता लाओची ने लीवा देवी का नाम धारण कर नभ की मरम्मत करने और जम्बू महाद्वीप की रक्षा करने के लिए एक प्रस्तर खंड पिघलाना शुरू किया था। स्वर्ग प्रासाद की खाली जगहों की पूर्ति करते समय उन्होंने खुनलुन पर्वत के पार प्रदेश में एक जादुई अंगूर लता देखी, जिस पर वह स्वर्णिम रक्त तुम्बा उगा हुआ था। वही तुम्बा आज तक लाओची द्वारा परवर्ती पीढ़ियों को दिया जाता रहा है। यह सुनकर वानर ने भी उसी विशिष्ट भंगिमा में कहना शुरू कर दिया, जब विशुद्ध और अपरिष्कृत को पहली बार विभाजित किया गया था, उस काल में आकाश का उत्तर पश्चिमी कोण अपूर्ण रह गया था। पृथ्वी के भी दक्षिण पूर्व का एक भाग खाली था, इसलिए महान ताओ परमपिता ने आकाश की खाली जगह को भरने के लिए खुद को नीवा के रूप में बदल लिया था। खुनलुन पर्वत के पास से जाते समय उन्होंने एक जादुई द्राक्षालता देखी थी, जिस पर 2 तुम्बे लगे हुए थे। मेरा तुम्बा पुरुष तुम्बा है और तेरा स्त्री तुम्बा है। दानव कह उठा, तुम्बे का विभाजन करना छोड़, अगर तेरा तुम्बा लोगों को अपने अंदर समाहित कर सकने में समर्थ हो तभी वह असली माना जाएगा। वानर बोला, तू ठीक कह रहा है, पहले तू मुझे अपने तुम्बे में समाहित करने की कोशिश करके देख। बहुत खुश हो दानव एक ही उड़ान में आकाश के बीचों बीच जा पहुंचा और अपना तुम्बा आगे बढ़ाकर उसने आवाज दी, नवदीक्षित सुन। महान मनीषी ने जरा सी भी द्विधा किए बिना 8-9 बार जवाब दे दिए, लेकिन उसे तुम्बे में भरा न जा सका। गुस्से और निराशा से पैर पटकता, छाती कूटता दानव नीचे उतरकर कहने लगा, हे भगवान, कौन कहता है कि संसार सदा शाश्वत अपरिवर्तनशील होता है? आज मेरी रिद्धि अपने स्वामी से डर गई हो गई है क्या? इससे तुम्बे को अपने पुरुष को समाहित कर लेने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। वानर ने कहा, अब तू अपना तुम्बा अलग रख दे, इस बार तेरा नाम पुकारने की बारी मेरी है। यह कहकर वानर त्वरित गति से ऊपर उछला और अपने तुम्बे का मुंह दानव की ओर कर उसे औंधा रख दिया। उसके बाद उसने आवाज लगाई, महान राजा रजतश्रेंग। दानव चुप नहीं रह पाया, वह जवाब देने को मजबूर हो गया। सर उसे तुम्बे में भर लिया गया। वानर ने तुम्बे पर पर्ची चिपका दी, जिस पर लिखा हुआ था, परमपिता लाओ अधिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार तुरंत ही कार्यवाही किए जाने के लिए। फिर वह खुश हो कह उठा, हाँ बेटे, आज तुमने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है। तुम्बा
तुम्बा थामे ही उसने अपना मेघ नीचे उतार लिया। कमल पुष्प गुफा की ओर चलते समय उसका ध्यान केवल अपने गुरुदेव की रक्षा पर ही लगा हुआ था। पर्वत का रास्ता बहुत मुश्किल था, फिर उसके पाँव भी मुड़े से थे, इसलिए पाँव को घसीट कर चलने की वजह से तुम्बा बार बार हिलता जा रहा था और उसमें से सरसराहट की आवाज निकल रही थी। महान मनीषी के शरीर तो इतना ज्यादा प्रतिबलित हो चुका था कि उसे जल्दी ही गलाया नहीं जा सकता था, लेकिन उस मेघों पर सवार हो सकने वाले दानव के पास तो केवल कुछ जादुई शक्तियां ही थी। उसका शरीर तो मूलतः सामान्य मर्त्यों जैसा ही था, जो तुम्बे में जाने के बाद जल्दी ही गलने लग जाता था। वानर को ये विश्वास नहीं था कि दानव इतना जल्दी गल चुका होगा, इसलिए उसने मजाक किया। राजन, मैं नहीं जानता कि ये आपका मूत्र सरसराहट कर रहा है या थूक, लेकिन ये खेल तो मैं भी खेल चुका हूँ। मैं ये पर्ची 7-8 दिन तक नहीं उखाड़ूंगा, उस समय तक तो आप तरल पदार्थ बन चुके होंगे। जल्दी भी क्या है, ऐसी कौन सी जल्दियाँ पड़ी है। मैं सोचता हूँ कि मैं कितनी आसानी से इससे बाहर बच निकला था, तो आपको तो अभी 1000 साल तक मेरी नजर से परे रहना चाहिए होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक। आगे की कहानी लेकर मैं श्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शादांग का नमस्कार। श्रोताओं को राकेशवत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। पिछले पाठ में हमने मुख्य धार पर डिस्को में मनोरंजन के बारे में वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 你最喜欢哪部电影？ आपको कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है? 它的情节很有趣。 उसका कथानक बहुत रुचिकर है। 这部电影的票房不错。 ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। 请问电影几点开演？ कृपया बताएं फिल्म कितने बजे शुरू होगी? शाओथांग जी, मुझे फिल्म देखना पसंद है, और आपको? मुझे भी पसंद है। मैं फिल्म देखने की शौकीन हूँ। मेरी सबसे मनपसंद चीनी फिल्मों की हीरोइन चांग ज़ी है। वो बहुत खूबसूरत है। आपने ठीक कहा, विदेशों में वो बहुत लोकप्रिय है। अच्छा, अब हम आज का पाठ शुरू करें। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि चीनी में फिल्म को कैसे कहा जाता है? चीनी में फिल्म को कहते हैं डियन। डियन। शाओथांग जी, आपको कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है? अलग अलग समय पर अलग अलग फिल्म पसंद आती है। आपने क्यों ये पूछा? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि चीनी में इस वाक्य को किस तरह कहा जाएगा। समझ गई। आप कह सकते हैं, 你最喜欢哪部电影? 你最喜欢哪部电影? 你 तुम या आप। 你 最 सबसे अधिक क्रिया विशेषण है। मसलन, 我最喜欢看电影，我最爱吃烤鸭। मुझे सबसे ज्यादा फिल्में देखना पसंद है। मुझे सबसे अधिक भुनी बतख खाना पसंद है। 最 最喜欢 सबसे अधिक पसंद। 最喜欢 哪部 कौन सा या कौन सी। 哪部 部 फिल्म के लिए मात्रा सूचक शब्द। 部 电影 फिल्म। 电影 你最喜欢哪部电影? 你最喜欢哪部电影? आपको कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है? आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 你最喜欢哪部电影？ 我最喜欢不见不散。 为什么喜欢那部电影? वो फिल्म क्यों पसंद है? क्योंकि उसका कथानक बहुत रुचिकर है। इस वाक्य को आप चीनी में ऐसे कह सकते हैं, 它的情节很有趣。它的情节很有趣。它的 उसका 它的情节 कथानक 情节很 बहुत 很有趣 रुचिकर 有趣。它
的情节很有趣。他的情节很有趣。उसका कथानक बहुत रुचिकर है। आइए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 他的情节很有趣。我爱看轻松的娱乐片。ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। सच है, चीनी में इस वाक्य को ऐसे कहा जाता है, 这部电影的票房不错。这部电影的票房不错。Box office चीनी में 票房，票房，票 टिकट， 票 房 कमरा, लेकिन यहाँ अर्थ है ऑफिस। 房 票房 बॉक्स ऑफिस। 票房किसी फिल्म या नाटक से प्राप्त मुनाफा जो फिल्म या नाटक के हिट हो जाने का सूचक होता है। 这部电影的 ये फिल्म， 这部电影的，这部电影的票房 ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 这部电影的票房不错，बुरी नहीं यानी कि सफल। 不错。这部电影的票房不错。这部电影的票房不错。ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। आइए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 这部电影的票房如何？这部电影的票房不错。अंतिम सवाल है, कृपया बताएं फिल्म कितने बजे शुरू होगी? आप पूछ सकते हैं, 请问电影几点开演？请问电影几点开演？请问 कृपया बताएं। 请问电影 film 电影几点 कितने बजे 几点开演 शुरू होना। 开演？请问电影几点开演？请问电影几点开演？फिल्म कितने बजे शुरू होगी? आइए सुने आज के बाद की चौथी बातचीत। 请问电影几点开演？最早的一场是下午4点。अब हम संक्षिप्त में आज का बात दोहराएं। 你最喜欢哪部电影？你最喜欢哪部电影? आपको कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है? 它的情节很有趣，उसका कथानक बहुत रुचिकर है。它的情节很有趣。这部电影的票房不错，ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है।这部电影的票房不错。请问电影几点开演？कृपया बताएं कि फिल्म कितने बजे शुरू होगी। 请问电影几点开演？ श्रोताओं, अब आज के बाद की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1, 你最喜欢哪部电影？我最喜欢《不见不散》。बातचीत 2, 它的情节很有趣。我爱看轻松的娱乐片。बातचीत 3, 这部电影的票房如何？这部电影的票房不错。बातचीत 4, 请问电影几点开演？最早的一场是下午4点。 ये थी आज के पाठ की सारी बातचीत। आज का पाठ यहीं तक। अच्छा, अब शाओथंग और राकेश वत्स को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।
交流，可以缓解孤独感。更重要的是，它既然可以有一种正向反馈的循环，他人